नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे साथ आपको दिख रहे हैं अभिषेक तिवारी शो, द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मुझे लगता है कि हम बातचीत पर सीधे जाते हैं कि आखिर मीडिया आपको कैसा दिख रहा है। वैसे मैं मीडिया में हूं, लेकिन आपको मीडिया कैसा दिख रहा है? आज एक के बाद एक जब हम आज सुबह बात कर रहे हैं तो उस समय खेल कुछ और दिख रहे हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के आप जैसे बड़े मीडिया पर्सनालिटी के साथ क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि धुलाई बहुत जबरदस्त करेंगे मीडिया वालों की। अचानक से सर देखिए, हुआ था 240 के बाद रुख बदला था मीडिया का, 240 सीट जब बीजेपी आई। लेकिन फिर मीडिया में एक बड़े सेगमेंट को एहसास हुआ कि अभी मोदी कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे ये है तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि 244 तक पहुंचा दिया था, अब यहां से नैरेटिव थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो बीजेपी 190 तक ये कहीं खींच के लेके जाएंगे तो बदल सकते हैं। बहुत बदलाव दिख रहा है अचानक से। अगर प्रिंट मीडिया तो पूरी तरह से नकारात्मक खबरें छाप रहा है और बिना सर पैर के, मुझे लगता है यही एक सरकार है जिसने आईएमबी मिनिस्ट्री को कंप्लीटली छुट्टी दे दी है। बोला कोई बात नहीं, आप ट्रेन देखो, इस मिनिस्ट्री को देखने की जरूरत नहीं है। जबकि आप मुझसे इतने सीनियर हैं, इंदिरा गांधी सरकार में शामिल हुई थी तो उन्होंने कहा था ये वाला मंत्रालय तो मुझे चाहिए चाहिए। कांग्रेस के समय मार पड़ी रहती थी, क्योंकि जिसके पास ये मंत्रालय है वो पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। भाजपा के अंदर इस मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है। इस मंत्रालय को पिछले 11 सालों से छुट्टी पर दे दी गई है। अब जो प्रकरण हो रहे हैं और इसमें मतलब जो कुछ दिखाया जा रहा है, आप सोचिए सर, एक पेड शो कराया जाता है आज तक के लल्लन टॉप के द्वारा, जहां पर एक मौलवी, एक जावेद अख्तर, और वो पूरा का पूरा पेड, और चर्चा होती है कि डज गॉड एग्जिस्ट। उसका हिंदी में थंबनेल बनता है क्या ईश्वर है। दो मुसलमान चर्चा करा रहे हैं, कोई कॉग्निजेंस नहीं है कि क्या हो रहा है। अर्नब गोस्वामी के दो मुद्दे जो अभी उठे हैं, कुलदीप सेंगर वाला, सर आप मीडिया में हैं, आप जज नहीं हैं। वो काम जुडिशियरी के पास है। इस देश में सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जुडिशियरी का काम है। आप जजमेंट मत दीजिए। और जजमेंट ऐसे नहीं दिया जा रहा है, एक तरफा पीड़िता का दुख दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ का पक्ष सुनना नहीं है। उसी गांव में, आप तो कुलदीप सेंगर वाले पूरे केस से मुझसे कहीं ज्यादा परिचित होंगे, जो राइवलरी है उसी गांव में, उस गांव में जो लोग कुलदीप सिंह सेंगर और उसकी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, उन लोगों का बाइट चलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल से बीजेपी में। अगर ये कांग्रेस में होता तब भी क्या इसके केस को ऐसे ही ट्रीट किया जाता? भाई फांसी पर लटका दीजिए। इसके बाद आते हैं अरावली वाले पर, जो अभी अरावली में हुआ। सर एक बात बताइए, जिनके घरों में खुद संगमरमर लगे हो वो भी पहाड़ बचा रहे हैं। अरे गजब, पूरा स्टूडियो संगमरमर से बना हुआ है, टाइल्स से बनी हुई है, वो भी पहाड़ बचा रहे हैं। बचा रहे हो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, बाकी लोग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब अचानक से एहसास हुआ कि भाई जब बरखा दत्त और शोभा डे मिलकर के धुरंधर की प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तब हमें तो विरोध करना है। क्योंकि मानक गुप्ता के शो में जब रिपब्लिक आने वाला था, चैनल का नाम डिसाइड नहीं हुआ था, अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि वो और बरखा दत्त कभी सेम पेज पर नहीं आएंगे। इसमें कुछ गलती भाजपा की रही होगी, और है भी, क्योंकि बड़े बड़े लेफ्टिस्ट चैनल्स को स्पॉन्सरशिप दिया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा, यह संभवतः हो सकता है। बरखा दत्त का मोजो का प्रो बीजेपी हो जाना, शेखर गुप्ता का प्रो बीजेपी हो जाना भी कई कारणों में से एक कारण है कि अर्नब ने बोला कि भाई अब ये मर्डर नहीं है। दूसरा, अर्नब का पर्सनल इंटरेस्ट था कि रिपब्लिक को अल जजीरा बजाना, वो हजारों बार बोल चुका है इस चीज को। लेकिन जब पुतिन आए तो इंटरव्यू का मौका मिल गया अंजना ओम कश्यप को। पर्सनल ईगो क्लैशेस, आप तो इस इंडस्ट्री में रहे हैं, काम किए हैं,
दरअसल आईएमए मिनिस्ट्री के छुट्टी पे होने के बाद एक जो चीज मोदी सरकार में कमी रह गई कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है। सिर्फ अपने कैडर से कम्युनिकेशन में कमी नहीं है, मीडिया कंट्रोल या मीडिया के जो लोग बुलाए जाते हैं उनसे भी इनका कम्युनिकेशन नहीं है। अगर हम देखें, और ये बीमारी 5-6 साल की हो गई है। सीए पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा, किसान बिल पर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा, अभी आप देखिए कम्युनिकेशन बंद है। तो मीडिया जिस तरफ जा रही है ना सर, वो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन मीडिया सरकारें तो बना नहीं सकती है। मीडिया तो इस पोजीशन में तो नहीं है। मैं तो देखता हूं कि भाई लोग भले ही मानते हो, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि वीपी सिंह के बाद तो फिर किसी को मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर बनाया नहीं है। मोदी अपने दम से आए हैं, मोदी लोगों से बातचीत भी करते हैं। भाई आप एक अगर आप ये कह रहे हैं कि वो उसी तरह से इंटरव्यू होता है जैसे सब लोग पूछते हैं, मुझे कोई उसके पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सीधा रिपोर्टर हूं, मुझे सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं आती, और मुझे सवाल नहीं होते तो मैं सवाल कर लेता हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी तरह की रिपोर्टिंग आज तक करता रहा हूं, कोई ये नहीं कि इनके आने के बाद की हो। तो मैं तो दरअसल एक सवाल ये है मेरे जहन में कि भाई आप ही अर्णव जैसे लोगों को खड़ा कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि आपने खड़ा किया, तो आप ही के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। और ये जो हिस्सा है, 2 हिस्सा है, तो ये तो इसी समय में ज्यादा 2 हिस्सा हुआ ना, इससे पहले तो 2 हिस्सा नहीं था। तो इस समय ऐसे तो हिस्सा सिर्फ एक ही था। हाँ, पहले हिस्सा एक ही था, ठीक है। लेकिन आप अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसा होती हैं कि कम्युनिकेशंस तो उन लोगों के रिपोर्टर्स हैं उनके पास। ऐसा थोड़ी है कि उनके यहाँ जाके रिपोर्टर नहीं बैठते। मैंने देखा है, खुद देखा। मैं तो भाई ब्यूरो चैनल हेड रहा हूं, तो मैं तो जानता हूं कि उनके रिपोर्टर हैं, बाकायदा सब चीजें हैं। तो कमी तो कहीं होगी। वो तो या तो उनका इंटेलेक्ट इतना नहीं है, वो अपने ही मैसेज को नहीं दे पा रहे। और मोदी अपने वोटर के साथ तो लगातार संपर्क में है। भाई हम देख ही रहे ना, देख ही रहे ना। आज सोमनाथ पे उन्होंने मतलब जो कल देखा था आपने, सोमनाथ पे लिख के अपना मैसेज कन्वे कर दिया। मन की बात कर ही रहे ना, तो बीच में उनको क्या जरूरत है? तो इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं बाकी सब लोग? जी नहीं, सब लोग के डर की बात नहीं। पहली बात, मैं इस वाले प्रश्न का सॉल्यूशन देता हूं। देखिए सर, मैं नहीं मानता कि मीडिया फ्रेम फ्रीज हो गया। मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया अभी। जी अब हाँ, आप बोलिए अब आगे। देखिए, पहली बात तो सर ये कि मीडिया का मैं बहुत इंटेलेक्ट मानता नहीं। अब वो उसके कई कारण हैं। जो इस समय का वर्तमान मीडिया है, जो मास कम्युनिकेशन प्रॉपर करके जा रहा है, अब उससे अब आप जियोपॉलिटिकल बात करवा लो, वो जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ करेगा। अब वो एनवायरमेंट का जानकार तो है नहीं, तो वो एक क्यूआई दिखा रहा है कि देखो यहां पर 400 हो गया है, यहां 800 हो गया है। वो कारण पर नहीं जा रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक कारण हो सकता है। क्यों कोविड के टाइम में वाहन कब चल रहे थे, या फिर अगर फैक्ट्रीज बंद थी तो अचानक प्रदूषण भी कम हुआ, रेन टाइम भी बिल्कुल, रेनफॉल भी प्रॉपर टाइमिंग पर आया। इन सब मुद्दों पे वो नहीं जाता। उसे चाहिए टीआरपी। वो करोल बाग में खड़ा हो जाएगा और बोलेगा देखो यहां पे बहुत प्रदूषण है, मशीन दिखा रहा है, मोदी सरकार, रेखा गुप्ता फेल होगी। प्रॉब्लम कहां आई है इन लोगों के साथ? ये जो लोग टिपिकल मीडिया है, इंटेलेक्चुअल लोग शिफ्ट हो गए सोशल मीडिया पर। अब ये इनका कंपटीशन मीडिया से नहीं होकर के इनका कंपटीशन हो गया है शुरू सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया वो जेन्युइन खबरें ब्रेक करता है, वो खबरें ब्रेक करता है, इनसे क्विक ब्रेक करता है। इन तक तो बाद में उसी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचता है, तब तक ये डिले हो जा रहे हैं। तो इस टीआरपी गेम में सभी रेस में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी इतना वैल्यू नहीं देते, ये बात सही है। उनका कम्युनिकेशन करने का अपना अंदाज है। किसी रैली में जाएंगे बिहार में, देखेंगे सारे मीडिया वाले कवर करने आए हुए हैं, वहीं पे बोल देंगे, बात कहानी खत्म। हर मीडिया के थ्रू पहुंच गया, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच गया। तो मीडिया की दूसरी परेशानी क्या है? यार ये कैसा पीएम है यार, आज तक तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं था। हमने सेटिंग कराई, हमने मंत्रालय बनवाए, हम लोगों को मंत्री बनवाते थे, विधायकी का, सांसदी का टिकट दिलवाते थे। यहां साला कौन आदमी बीजेपी का प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये खबर तक हमारे पास सबसे पहले नहीं पहुंच रही है। इतना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम काहे के मीडिया? अब ये जेन्युइन क्वेश्चन है।
कि मीडिया का सोर्स नामक चीज तो समाप्त ही कर दिया इस सरकार ने। न राष्ट्रपति बनेगा कौन हवा लगता है, न कौन मंत्री बनेगा। अरे सब मंत्री राष्ट्रपति तो बड़े बात है, इनको यह तक पता नहीं होता आखिरी मोमेंट में कि किसका किस विधानसभा से टिकट लिटरली फाइनल होने वाला है, कुछ पता नहीं है। तो सारे सोर्स जो है वो खत्म हो गए। तो मीडिया के पास काम क्या बचा? मीडिया के पास फिर काम बचा कि भैया चलो कुछ नहीं तो इसी नाम पे रो लेते हैं कि भाई शरजील इमाम को न्याय नहीं मिल रहा है। आज आपने देखा फिर न्याय कोर्ट ने नहीं दिया। जब हम बात कर रहे हैं अभी, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और ये भी बोल दिया 1 साल तक ये लोग अपील नहीं कर सकते, इनके अपराध जो है वो गंभीर है। अच्छा, क्यों गंभीर है? क्योंकि मीडिया में वो एविडेंस हो ना हो, सोशल मीडिया पर वो एविडेंस है। वो एविडेंस बार बार घूम के सामने आता है कि शरजील इमाम ने बोला कसम को काटना हमारा जिम्मेदारी है। वही बात यूनुस भी बोल रहा है। ये देशद्रोह में ही आता है। आप कितना भी सोशल मीडिया पे चिल्ला लो निर्दोष निर्दोष, भारत की जनता कैसे माने? वो उस तक तो पहुंचा, उसके फोन में ये सारी चीजें हैं। अब जब उसके फोन में चीज है सर, तो आप इसमें इस विधा के अंतिम पत्रकारों में से जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशंस किए, अब ये वाला काम भी आज के मीडिया वालों को नहीं आता। तो नया कुछ मिल ही नहीं रहा, नया मसाला नहीं। और सर आसान बिजनेस नहीं है, 24 घंटा न्यूज चैनल चलाना है, इतनी खबरें लाओगे तो लास्ट में अब तो यही हो गया ना, अब बचेगा कि सर कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई, सर्दी में 4 कुत्ते तड़प रहे थे, ठंड लग गई, और मोदी इसको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अर्नब या फिर बाकी अभी उस तरह के दूसरे पत्रकार के बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे जो कैलाश विजयवर्गीय वाला प्रकरण हुआ। कैलाश विजयवर्गीय वाले प्रकरण में अब आप देखिए, एनडीटीवी के रिपोर्टर के साथ हुआ, एनडीटीवी वाले ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन रिपब्लिक ने उठा लिया। इसको कहते हैं न्यूज सेंसर, कि हम यहां से उठा लेंगे, यहां से बना लेंगे। अब अभी आपको लग रहा है कि अर्नब को हैंडल कैसे करें। एक्चुअली अर्नब इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार देख रहा है, और देख रहा है कि भाई मुझे राष्ट्रवादी भी बने रहना है, कोर शिफ्ट भी नहीं करना है, और बीजेपी के विरोध के साथ एक साथ लाडले वाला। आप, मुझे आश्चर्य हुआ, आकाश बनर्जी, ध्रुव राठी पत्रकारिता की प्रशंसा कर रहे हैं अर्नब की, मगर अर्नब तो पिछले 14-15 सालों से सर यही पत्रकारिता कर रहा है। इनफैक्ट आज जो राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब 2013 में जो उसने इंटरव्यू लिया, ऐसा लगा कि जैसे किसी बाघ ने मेमने को दबोचा हो। राहुल गांधी सुपर कॉन्फिडेंट, वो बिना प्रिपरेशन के चले गए, अर्नब गोस्वामी प्रिपेयर था, और जो ग्रिलिंग हुई उसने पूरी दुनिया में ये चीज स्टैब्लिश कर दी कि राहुल गांधी पॉलिटिशियन छोड़ो, पॉलिटिशियन बनने लायक है ही नहीं, इसको कुछ नहीं आता, इसको इंडिया के बारे में पता नहीं। तो वो तो 10 साल से यही पत्रकारिता कर रहा है। पालघर के संतों को लेकर के उसने वही पत्रकारिता की, सुशांत सिंह राजपूत पर वही पत्रकारिता की। उसने पत्रकारिता का स्टाइल कभी नहीं बदला है, और वो आज भी नहीं बदलता है। मीडिया बदलते दौर में ये भ्रम पाल सकता है कि मोदी को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अभी आप जो पूछ रहे हैं कि क्यों बदल गया है, मेरा मानना है सर ये ट्रायल और टेस्ट हो रहा है बांग्लादेश टाइप का, जहां पर किसी का क्रेडिबिलिटी समाप्त करना है, और वो नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी 3 चीजों पर समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। एक, सशक्त प्रशासक, भ्रष्ट नहीं है, जो करप्ट नहीं हो सकते, और तीसरी जो सबसे ज्यादा, जो अभी आपको मध्य प्रदेश से दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 30-40 हजार अचानक से ऐसे ब्राह्मण, राजपूत, सवर्ण के हैंडल्स एक्स से लेके फेसबुक पर देख रहे, जो टिपिकली पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अचानक से इनको आरक्षण की चिंता होने लगी, बीजेपी हिंदू विरोधी होने लगी, नरेंद्र मोदी का दिखाया जा रहा है कि वो आदमी जो है वो बदला ले रहा है, इस तरह की बातें। लेकिन उनके कोर में अब आप जाते हैं, डीप सर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है उनके लिंक्स कांग्रेस से कैसे जुड़े हुए हैं। वो समझ गए हैं कि अब ओबीसी का वोट नहीं टूटेगा, वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद पे चल रहा है, आरक्षण भी मिल रहा है, मेरे पास ओबीसी को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है नया।
पुराने ढर्रे पे चला जाए। क्या हम सवर्णों में से एक बड़ा चंक तोड़ सकते हैं? क्या हम वो ट्राई कर सकते हैं क्या जो 2024 में हमने ट्राई करने का कोशिश किया था यूपी में या कुछ अन्य राज्यों में? क्या हम इसको बड़े पैमाने पर खेल सकते हैं क्या? अब मैं उदाहरण देता हूं, आप दर्शक इसको समझेंगे। मनुस्मृति जलाएगी, गैर कानूनी है। यूपी में 70 लोगों पे एफआईआर हुआ, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों पे लोग जेल में नहीं गए, ठीक है। आपके पास कानूनी रास्ता था, कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता था सर। आप जाते एफआईआर करते, जेल जरूर अरेस्ट होती। सोशल मीडिया पे ही क्यों लिखना है? आप एफआईआर कीजिए, जरूर अरेस्टिंग होगी। तो आप बताइए कि मनुस्मृति अच्छा, जिसने मनुस्मृति जलाया या जिसने वो पंडित जी की फोटो जलाई, उसका भी आप फोटो जलाते तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर उसने समाज में आग लगाया तो आपने अंबेडकर साहब का फोटो जला के क्या उस आग में घी नहीं डाला? समाज के बीच विभाजन नहीं हुआ? हुआ है सर, हुआ है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है हमको कि हम भावनाओं में, सोशल मीडिया का सबसे खराब चीज, अभी मीडिया तो है लेकिन मीडिया का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को यहां से 7 समंदर पार बैठा शख्स अपने फेवर में मैनिपुलेट करा सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने प्रयास किया था, अब वो पुनः प्रयास किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। मेटा तो आपके हर एक दिनचर्या को प्रतिदिन नोट करता है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति कैसे उठा? आईफोन की लोकेशन, एंड्रॉयड पे वो लोग दिन भर में क्या क्या करते थे, एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन, हर चीज मौजूद थी। उतरना था, एग्जैक्ट लोकेशन पे उठा के लेके जाना था। अब काम और आसान हो गया है। आपको ट्रैक करना, आपको सुनना, आप क्या बोलते हैं, आप कैसे सोचते हैं। इसलिए ये वाला अटैक, और जर्मनी में जिस प्रकार के लोगों से मिलकर के आए, मुझे लगता है एक नई नवेली फंडिंग आई है और इस बार जिसको कह सकते हैं अंतिम प्रयास करने का हो रहा है कि बंगाल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर यूपी में बीजेपी को हमने झटका लगा दिया तो किला उखाड़ लेंगे। म्यूट है सर आप। मैं कह रहा, लेकिन ये मीडिया के अंदर से अचानक इस तरह की आपको क्या लगता है? मतलब मुझे जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन मीडिया में अर्णव वाला मसला या दूसरे तमाम लोगों की जो बात हो रही है, और चूंकि हर आदमी एक अपना स्टैंड ले सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर तो राइट के पास तो कोई पत्रकार थे नहीं है, ये तो सारे टर्न कोट ही है, ये सब आए ही है। मतलब माफ कीजिएगा, चाहे वो भाई कुमार विश्वास हो, तमाम लोग हो, तो इसीलिए लोग बीजेपी से या अर्णव से या तमाम लोगों से जो ये नई जिम्मेदारी मांग रहे हैं, इसकी कोई जरूरत है? या मुझे लगता है कि ये प्याले में तूफान है, क्योंकि उसका पब्लिक पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। क्या मान लीजिए एक कैंपेन चल रही है, आप ये देखिए तमाम लोग शुरू हो गए, गुरमीत राम रहीम सिंह की 15वीं वो है और उसको मिलता रहता है। हम लोग भी जानते हैं कि भाई इस तरह तो मिल नहीं सकता है, सरकार दे रही है, तो कैसे कितने पत्रकार उनको ये डिफेंड करेंगे? मान लीजिए अगर गुरमीत राम रहीम सिंह पे कोई सवाल करेगा कि भाई इनको इतना वो क्यों दे रहे, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? वो सरकार के खिलाफ खड़ा है, या वो सवाल कर रहा है, या जेन्युइन सवाल है, या वो एजेंडा कर रहा है? नहीं, ये देखिए, ये जेन्युइन सवाल है भाई। गुरमीत वो जिस प्रकार के क्राइम में जेल में है, वो प्रश्न करना हुआ। एजेंडा किसको हुआ कि माई 5 पॉइंट्स दैट बीसीसीआई को मुस्तफिजुर को क्यों टीम से नहीं निकालना चाहिए, खेल को रिलीजन में मिक्स नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मानता हूं, मुझे भी दुख है, हालांकि कभी दुख एक्सप्रेस नहीं किया, मुस्तफिजुर के निकाले जाने के बाद एक्सप्रेस किया, जो कि कल इंडिया टुडे ने वो शो किया था। वो हुआ एजेंडा जर्नलिज्म। जो अर्नब गोस्वामी ने 2 दिन पहले किया, जिसके बाद और तूफान मचा और फाइनली बीसीसीआई को निकाला गया, वो हुआ क्वेश्चन। क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने इंडिया के अगेंस्ट में बात नहीं की थी, उसने कहा कि बांग्लादेशी प्लेयर को आप क्यों ले रहे हैं और निकालना चाहिए, तो अर्नब गोस्वामी ने क्वेश्चन किया था। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने जो कल किया वो क्वेश्चनिंग नहीं थी, वो डिफेंस था, क्योंकि सागरिका घोष जिस पार्टी में है वो टीएमसी और उनका कोर वोट बैंक है। ये बहुत थिन लाइन है सर। देखिए, हम लोग पत्रकारिता में कहां, क्यों और कैसे पढ़े, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसके बिना हम कोर में नहीं जा सकते। तो कहां कोई घटना होती है अरावली का, तो अरावली के उस पूरे मैटर पे जो पहला जजमेंट था वो किसका था सर? सरकार था या सुप्रीम कोर्ट का था? सुप्रीम कोर्ट का था। तो आप क्या कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे थे या सरकार को? सरकार को। क्यों कर रहे थे फिर? आपको क्वेश्चन तो कोर्ट को कर रहा है, क्योंकि जजमेंट तो कोर्ट का आया था, डेफिनेशन तो कोर्ट ने सेट की थी। इसी प्रकार से मणिपुर के अंदर जो आग लगा, मणिपुर में हाई कोर्ट का जजमेंट था, वहां की सरकार का नहीं था। मोदी का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मोदी मणिपुर के हाई कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन मीडिया ने जो पत्रकारिता की वो मोदी को गाली दिया। एजेंडा जर्नलिज्म। बहुत थिन लाइन है सवाल पूछना। मोदी जी से सवाल पूछना होता है तो हम भी पूछते हैं कि भैया मंदिर अधिग्रहण किए हुए हैं, सरकार कब से मंदिरों को कब बुक करेंगी? ये सवाल पूछना हुआ। लेकिन मैं अगर देख रहा हूं कि सरकार हज हाउस को फंड कर रही है, अपने पैसे से हज हाउस बनवा रही है, चर्चेस बनवा रही है, मंदिरों के पैसों का दुरुपयोग कर रही है, और मैं कहूंगा कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। तो ये हुआ एजेंडा जर्नलिज्म। आप सबको समान दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, और समान दृष्टिकोण छोड़िए, आपका एक दृष्टिकोण होना ही चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण सत्य के प्रति होना चाहिए। आप जिस देश में पैदा हुए उस देश के प्रति होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले हरियाणा में पहलवान का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी का कोई प्रशंसक नहीं हूं, किंतु मैं गया था उत्तर प्रदेश के पहलवानों से मिलने, आपको याद होगा सर। अन्य स्टेट के पहलवान, बिहार के पहलवानों से मिला, मुझे पता चला कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे भारत के पहलवानों को ओलंपिक में जाने के लिए दरवाजे खोल दिए। इस कारण से हरियाणा लॉबी परेशान थी। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट से एक बेस्ट प्लेयर निकलेगा, वो उस स्टेट से बेस्ट प्लेयर से फेस करेगा, और फिर उसके बाद ट्रायल के बाद वो लोग जाएंगे। तो इसमें गलती तो नहीं थी। तो फिर कुछ लोगों को बिना ट्रायल देने ओलंपिक खेलना था, फिर सारा षड्यंत्र किया गया, और उसके समर्थन में जो पत्रकारों ने सवाल पूछे वो एजेंडा जर्नलिज्म है। सिर्फ इस वजह से कि आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के बहाने मोदी से स्कोर सेटल करना था, रेप तक के आरोप लगा दिए गए। कहां है आज वो आरोप? चुनाव खत्म हो जाने के बाद हरियाणा, कहां है वो लोग, कहां है वो लॉबी? फिर किसी नए बकरे के तलाश में। तो कुलदीप सिंह सेंगर आ गया। यह एजेंडा जर्नलिज्म है। एजेंडा जर्नलिज्म वो है जब किसी का एक मुख्यमंत्री के सामने नकाब पहन के पहुंच जाती है, और वो मुख्यमंत्री देखना चाहता है सिर्फ कि नकाब में कौन है, और उसको रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, और बिना किसी एग्जामिनेशन के झारखंड में उसको नौकरी ऑफर कर दी जाती है। तो झारखंड से कोई सेकुलर या कोई भी प्रश्न नहीं पूछता कि एक आदमी का नौकरी क्यों ऐसे दे दिया जा रहा है, और सीएम के सामने प्रोटोकॉल तोड़ करके खड़ी हुई लड़की से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, और इसको रिलीजियस एंगल जब दिया जा रहा है, तो इसको एजेंडा जर्नलिज्म बोलेंगे सर। मैं आई एम सॉरी, मैंने पहले आपसे माफी मांग ली थी क्योंकि आप ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे मुंह से बुलवाया। फिर भी सर मैं धन्यवाद अभिषेक। मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा हूं कि जर्नलिज्म को लेकर क्या चल रहा है लोगों के बीच में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने लोगों की राय सामने रखी, जो एक आइडिया है वो रखा। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादातर लोग अभिषेक तिवारी शो से हैं, जो नहीं है वो वहां पहुंचे। तो द अभिषेक तिवारी शो को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करते रहिए, ताकि एक युवा जर्नलिस्ट आपको आगे की तरफ हमेशा रखे और राइट वैल्यू में रखे। ये भी एक बड़ी चीज है। तो अभिषेक, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और तमाम दर्शकों के लिए भी धन्यवाद। एक बात और कहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सर का चैनल 80,000 तक पहुंच गया। मैं आज पूरा एपिसोड भी देख रहा था, और जब हम लोगों ने सफर शुरू किया था तो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा धीरेन्द्र सर के लिए, इतनी जल्दी आप लोग इतना प्यार देंगे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। मैं और भी कहूंगा कि भाई अभी टारगेट हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। अब 1 लाख वाला टारगेट मैंने बदल दिया है, अगले जेडी समिट के पहले अब वो 2 लाख कर दिया है।
क्या करें, मानव मनुष्य हूँ, थोड़ा सा लालची हो ही जाता हूँ। तो हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर करने का प्रयास करेंगे। और धीरेन्द्र सर, थैंक यू सो मच कि हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है। जितना लोग डरें राष्ट्रवादियों से उतना अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। ठीक है, शुभ दिन हो।